बिहार में आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। लगभग 2 करोड़ 14 लाख की संख्या में ये मतदाता मतदान करेंगे और 71 विधानसभा सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की किस्मत को तय करेंगे। दरअसल बिहार में इस बार चुनाव बेहद ही त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एक बार पुराने साथी जेडीयू और बीजेपी साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन एलजेपी ने जिस तरीके से अलग होकर पूरे चुनावी रुख को बदल कर रख दिया है, ऐसे में लगता है कि बिहार में इस बार जब नतीजे सामने आएंगे तो नतीजे काफी बदले हुए होंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दरभंगा में रैली थी और रैली में उन्होंने एक बार अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। वहीं राहुल गांधी भी 2 रैली कर रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का असर बिहार पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जमीनी मुद्दों को उठाकर बीजेपी और जेडीयू को लगातार घेरा है, खासकर रोजगार के मुद्दे पर, ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि जनता के दिल में आखिर कौन जाता है और जनता किसको अपना नेता चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ निशांत राय, 24/7 न्यूज, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपना वोट डालने के लिए अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए आज से चुनाव प्रचार का शोर भी शुरू हो चुका है। आज बड़ी रैलियां पार्टी की तरफ से की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कई बड़ी सभाएं दूसरे चरण के लिए की जा रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी कई बड़ी रैलियां आज बिहार में की जा रही है। तो बिहार में एक बार फिर से चुनावी प्रचार का शोर शुरू हो चुका है। शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं को ऐसे लगने लगा है कि आचार संहिता इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसलिए लागू किया जाता है ताकि उसको तोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन शीर्ष पर बैठे नेताओं की तरफ से ऐसा क्यों होता है? आज जब बिहार में मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उसी वक्त सीधे तौर पर राहुल गांधी की जानिब से ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि बिहार में महागठबंधन को वोट दिया जाए। ये अपने आप में आचार संहिता की खिलाफवर्जी है और आचार संहिता की खिलाफवर्जी राहुल गांधी की तरफ से की गई, दूसरे अन्य नेताओं की तरफ से पार्टी का मास्क पहन के वोट देते हुए देखा गया। तो ये तमाम खेल चालू है, लेकिन वोटिंग के बीच आचार संहिता का उल्लंघन भी अपने आप में अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट अपने आप में बीजेपी को पसंद नहीं आया, इसीलिए बीजेपी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग का दरवाजा नाप दिया। चुनाव आयोग के दरवाजे से राहुल गांधी के लिए क्या कुछ निकलेगा? राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा या क्या कार्रवाई होगी, ये सब देखने वाला होगा। फरीदाबाद में बीते सोमवार के दिन देर शाम जब पेपर देकर लौट रही नीतिका तोमर की दिन दहाड़े हत्या करने के मामले में अब राजनीतिक जो है बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एसआईटी टीम ने आज पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि उनके मामले को ढिलाई नहीं बरतते हुए पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके मामले को पूरी तरह से जाँच के दायरे में लाकर और निष्पक्षता से जाँच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम किया जाएगा। तो वहीं पीड़ित परिवार की मांग है कि उनके जो बेटे हैं नवीन, उनको एक सरकारी जो है जॉब दिलाने का काम सरकार करे, तभी जाकर ये मामला जो है शांत होगा और परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक नया मोड़ आ चुका है। अब तक 11 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें बीएसपी के जो प्रत्याशी थे रामजी गौतम, उनके 5 जो विधायक, आज उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। यानी वो 5 विधायक हैं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। राजनीतिक समीकरण अब बदल चुके हैं, क्योंकि अगर विधायक बीएसपी से बागी और टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीएसपी की सीट अब फंस जाएगी। ऐसे में पर्चा भी खारिज हो सकता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर बीएसपी के लिए मुसीबत बन सकती है। जुबेर के साथ अनूप सिंह, JK24/7 लखनऊ। हाथरस की घटना समेत तमाम घटनाओं को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगातार घेर रही हैं। ऐसे में अलका राय, जो दिवंगत कृष्णानंद राय की पत्नी है, उन्होंने प्रियंका गांधी को एक भावुक चिट्ठी लिखी है।
उस चिट्ठी में उन्होंने प्रियंका गांधी से अपील की है कि उनके पति की हत्या में बंद मुख्तार अंसारी को आपकी पंजाब सरकार लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में अदालत में पेश ना होने के तमाम तरीके खोज रही है। कभी उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर, कभी तकनीकी कारणों का हवाला देकर लगातार उनको उत्तर प्रदेश में अदालत में पेश होने से रोक रही है। तो ऐसे में जब एक विधवा महिला उनसे लगातार अपील करती है कि आपको महिला होने के नाते अलका राय की मदद करनी चाहिए, अब प्रियंका गांधी का पूरे मामले को लेकर स्टैंड क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। राजधानी में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और इस बात को लेकर अब एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि आखिर क्या दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस ओर इशारा भी किया था कि दिल्ली में एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। और अब एक बार फिर से जहां पर अगर हम सोमवार मंगलवार दोनों दिनों की बात करें तो मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है और रोजाना संक्रमण होने वाले मरीजों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये एक चिंता का सबब है जो आम जनता के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए है। साथ ही में देखने वाली बात यह भी होगी कि अब किस तरीके से आगे एक्शन प्लान सरकार का रहता है कि जो मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो उसे रोक सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा। कोरोना काल के चलते पूरे देश भर में पिछले काफी वक्त से स्कूलों को बंद रखा गया था और वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर अभी तक स्कूलों को नहीं खोला गया, जबकि देश के कुछ राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 31 अक्टूबर तक दिल्ली में किसी भी तरीके से स्कूल को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि पहले से ही दिल्ली में कोरोना का कहर है और ऐसे में अब लगातार प्रदूषण भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अगले आदेश तक दिल्ली में स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर में भी अभी फिलहाल के लिए दिल्ली में स्कूल खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसका ऐलान अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आए दिन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मैं करिश्मा, JK 24/7। 2 नवंबर से उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूल खुलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन सरकार की है उसका पालन करना स्कूल संचालकों के लिए अनिवार्य होगा, जिसकी तैयारियों के लिए अभी से स्कूल संचालक जुट चुके हैं और लगातार उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है या फिर मास्क लगाना है या फिर सैनिटाइजिंग की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसकी तैयारियों के लिए स्कूल संचालक जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो गाइडलाइन सरकार की है क्या स्कूल संचालक उसका पालन कर पाते हैं नहीं। जिस तरीके से छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही क्लास में जो क्लासरूम होंगे उनको सैनिटाइजर करना भी अनिवार्य होगा। अब देखने वाली बात होगी कि स्कूल संचालक उसका पालन कर पाते हैं या नहीं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराजगढ़, JK 24/7 न्यूज। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनें प्रियंका और मीतू ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है जिस तरह से ये पूरा मामला शुरू हुआ उसके बाद से लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही थी, मगर रिया चक्रवर्ती ने दोनों बहनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद में ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं पर जो सुशांत सिंह राजपूत की बहनें हैं उन्होंने दिल्ली के एक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयां देख करके सुशांत सिंह राजपूत का जो मानसिक संतुलन उसको बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ये मौत हुई। लेकिन अब जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर चुकी हैं दोनों ही बहनें और इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करने की बात कर रही हैं, वो दिखाता है कि CBI द्वारा अब इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में प्रियंका और मीतू दोनों को बुला करके जो सुशांत की बहनें हैं उनसे पूछताछ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की गाज इन दोनों बहनें पर भी गिर सकती है। इसके चलते अब दोनों ने रुख कर लिया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। लेकिन देखना यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कब इसकी सुनवाई करती है और कब इस पर फैसला करती है। कैमरामैन विनय के साथ मैं अशोक पांडे, JK 24/7 न्यूज के लिए मुंबई।
कल जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनों पर हक जो है वो बाहरी लोगों का भी हो सकता है, वो भी अपना बिजनेस यहां पर सेटअप कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बन सकती है। जाहिर तौर पर अगर आप थोड़ा सा नजर को अपने घुमाएं या पीछे की इतिहास को आप देखें तो पाकिस्तान से मूल रूप से जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां यहां पर पनपी हैं वो देखने वाली बात थी, क्योंकि हर बार विदेश से बात तो नहीं कही गई है कि भारत के ही लोग यहां पर आकर रहेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब भी कश्मीर के अंदर कोई गतिविधि होती है तो उसका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ रहता है। पुलवामा आत्मघाती हमले को ले लीजिए, जहां पर बहुत बड़ा हमला जो है वो पेश आया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उन आतंकवादियों का भी ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया था और वो आतंकवादी कश्मीर के अंदर भी पनपते हुए नजर आए थे। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक चुनौती जो है वो सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बगावती सुर जो है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि कई राजनेता अब बगावत करते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से धारा 370 और 35A को यहां से संशोधित किया गया और केंद्र सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों को नहीं छेड़ा जाएगा और नौकरियों को भी नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन एक एक करके इन दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पैंथर्स पार्टी ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया, पीडीपी ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया है और वो भी यहां मांग करती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो दावे और वादे किए गए थे उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है उसमें किस तरह से बदलाव जो है वो आने वाले समय में हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा सरमाल, जम्मू। कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA की छापामारी का सिलसिला आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में इंतहाई मौखर अखबार ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा के दफ्तर पर छापामारी शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक कौमी तहकीकाती ब्यूरो की टीम सीनियर अफसरान की क़यादत में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियों के साथ ही ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर में दाखिल हुए, क्योंकि वहाँ पर नाइट स्टाफ और पियानिस्ट ही ठहरते हैं। जिसके बाद ग्रेटर कश्मीर के एडिटर फयाज अहमद कल्लू को तलब किया गया। ज़राए के हवाले से खबर है कि ग्रेटर कश्मीर कश्मीर उज़्मा के नामानिगारों, फोटो जर्नलिस्ट के साथ साथ तकरीबन सब एडिटर्स और स्टाफ की जानकारी हासिल की गई। इनके टेलीफोन नंबरात भी और इनके रिहायशी एड्रेस भी हासिल किए गए। ज़राए के हवाले से खबर है कि ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर में जो चर्चा NIA ने मुत्तलका अफसरान के साथ की, उसमें बताया गया कि ग्रेटर कश्मीर का जो ट्रस्ट चलता है उसमें हेल्थ रिलेटेड पैसा जो जमा होता है वो किस तरफ से आता है, किस किस्म का आता है और इसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन का स्टेटस किस तरह से है, इस पर काफ़ी चर्चा रहा। देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर में NIA की छापामारी के बाद जब कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा तो कितना होमवर्क अब की बार NIA ने किया होगा। ज़राए के हवाले से खबर है कि आइंदा कुछ दिनों में छापामारी का सिलसिला मजीद तेज किया जा सकता है। दिल्ली और पंजाब के अंदर पोल्यूशन एक लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पंजाब में जिस तरीके से किसान लगातार अपने खेतों में पराली जला रहे हैं, उसका सीधा असर दिल्ली के अंदर होने वाले पोल्यूशन पर पड़ रहा है और लगातार दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है। पंजाब के आंकड़ों की बात करें तो इस साल सरकार ने अपने स्तर पर कई तरह की जागरूकता मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पराली जलाने की घटनाएं जो है वो कम नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर भी हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब राज्य के अंदर भी इस साल जो धान की कटाई हो रही है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं और पाकिस्तान का धुआं भी पंजाब से होते हुए सीधा दिल्ली तक पहुंच रहा है। तो पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो सीमावर्ती इलाकों के अंदर जो बड़े एक हाई लेवल मीटर लगाए गए थे, उस मीटर के जरिए जो तमाम रिकॉर्डिंग की गई है उससे ये साफ हो चुका है कि अब दिल्ली की आबो हवा केवल पंजाब के पराली जलाने के मुद्दे के चलते ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लगातार पराली जलाई जा रही है उससे भी अब दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब हो रही है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में 562 करोड़ का सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से बस्तर के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले आपको बता दूं कि रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम घाटी मेमोरियल जो भवन है उनका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक दशहरा है, बस्तर का दशहरा है, काफ़ी प्रसिद्ध दशहरा है, इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ में मुकेश बघेल ने कहा कि जो लगातार जो है बस्तर का स्वरूप बदलते जा रहा है, आज जो हम सौगातें दे जाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे बस्तर का जो स्वरूप है बदलते जा रहा है।